गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको राष्ट्रपति के बारे में। हमारे संविधान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम अदर एग्जामों में, मैं इस तरह तैयार किया हूं अभी आपको कि बीपीएससी एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आते हैं मैं उससे संबंधित यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन कर दिया हूँ, उसको मैं आपको विस्तृत रूप में बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज मेरा पहला क्लास है, अगर कहीं गलती होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा कि हम कहाँ कुछ गलती किए हैं, तो आप लोग दे सकते हैं। सुझाव के लिए धन्यवाद रहेगा, आप लोग का आभारी रहूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत के जो संविधान है उसमें भाग 5 में आपको भाग 5 में राष्ट्रपति का जिक्र है, मतलब संघीय कार्यपालिका का जिक्र है। संघीय कार्यपालिका में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने मंत्री होते हैं वो सभी आते हैं। महान्यायवादी हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो सभी आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 में आपको बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, जो राष्ट्रपति होगा वो प्रथम नागरिक भी होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 53 जो है कहता है कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष का कहने का अर्थ है तो संघीय कार्यपालिका में क्या क्या आता है, तो पीएम हो गए, ठीक है, आपको उपराष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है, और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी संघीय कार्यपालिका में आते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति अगर होंगे तो कैसे निर्वाचन उनका होगा, किस तरह से, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो कौन कौन भाग लेगा, कौन भाग नहीं लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में, हम लोग जिक्र कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह कमी है, आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एंड स्टेट असेंबली का आपको निर्वाचित सदस्य, ये सभी जो होंगे राष्ट्रपति के जो मतदान में शामिल होंगे। साथ में और कौन होगा, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो भी भाग लेंगे। इसका जो शामिल किया गया इस 17th अमेंडमेंट के द्वारा इसको शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल 54 में क्या कर रहा है, राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में जिक्र है। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होगा उसमें कौन कौन शामिल होंगे, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो स्टेट असेंबली के निर्वाचित सदस्य हैं वो, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। इसको शामिल किया गया आपको 17th अमेंडमेंट में। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन किस तरह का होगा, अप्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं ये नाम मात्र के कार्य अध्यक्ष होते हैं। असली कार्यकारी अध्यक्ष जो हमारा होता है, वास्तविक जो होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह हमारे राष्ट्रपति नहीं होते हैं। हमारे राष्ट्रपति का रोल होता है ब्रिटिश के राजा की तरह। ठीक है, तो आर्टिकल 55 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन की प्रक्रिया हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो हम लोग चूज करके भेजते हैं, सांसद, विधायक, वो लोग ही हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेते हैं। हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, तो निर्वाचन की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय विधि से होगा। इसमें कहने का अर्थ होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का कि हमारा जो जितने भी वोट होंगे, अगर हम लोग कोई भी इलेक्शन होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिस उम्मीदवार को ज्यादा वोट आया है उसी को चूज कर दिया जाए, उसी को
विजय घोषित कर दिया जाता है। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ये नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में होता है कि टोटल वोट कितने पड़े हैं, वैध मैथ, टोटल बाई में 2 + 1, मतलब अगर 80 वोट पड़ा है टोटल, तो 80 बाई में 40, बाई में 2 करेंगे तो 40 + 1 41 कम से मिनिमम प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, चीज समझ लिए। ये होता है एकल हस्ताक्षर, जिसका सबसे कम होता है उसको अगला 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में हम देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है उसी का जिक्र कर रहे हैं, जिसका परीक्षा से लेना देना है, बाकी और कुछ नहीं। अभी जिस बीपीएससी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन ये सब आने वाला है या आता है, वैसा ही मैंने टॉपिक बुक को बस इसमें पढ़ना है, क्योंकि बुक हमें नहीं पढ़ना है। एक बोर्ड है, मतलब एक पेज पे ही पूरा आपका शॉर्ट नोट्स भी होगा, आराम से लिख लीजिएगा। मैं हट जाऊंगा फिर बाद में, आप लोग आराम से रोककर लिख लीजिएगा, एकदम पूर्णतः आप लोग सॉल्व कर लें। 58 में योग्यता, अब राष्ट्रपति होंगे तो उनका भी कोई योग्यता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता जो है आपको भारत का नागरिक, प्रथम हो तो भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक। ठीक है, और मिनिमम उनका एज जो होना चाहिए 35 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, मिनिमम एज 35 ईयर्स। वो दिवालिया ना हो, तीसरा क्या हो, वो दिवालिया ना हो, वो कंगाले ना हो, ये सब नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, किसी के लाभ पर पद पर ना हो। लाभ के पद होता क्या है इसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। ठीक है, अब लाभ के पद क्या है इसके आगे मैं बताऊंगा, पहले इसको समझ लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचन योग्यता होना चाहिए, निर्वाचन की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होंगे, अब देखिए इसी में फंस जाते हैं। ये जो लिखा हुआ लाइन है ये हूबहू क्वेश्चन आया था आपको यूपीएससी में। ठीक है, इसको देखिएगा, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। तो लोकसभा के निर्वाचन की योग्यता होनी चाहिए कि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, इसी में बच्चे फंस गए थे। लोकसभा की निर्वाचन की योग्यता बोला गया है राष्ट्रपति के, ये नहीं कि लोकसभा के राष्ट्रपति मेंबर होना चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, समझ गए होंगे। ठीक है, लाभ का पद क्या होता है, लाभ के पद होते हैं जितने भी संवैधानिक पद है, ठीक है, वैधानिक पद है, वो सभी लाभ के पद पे आते हैं। इसमें कौन कौन नहीं आता है आपको बता देते हैं। पीएम लाभ के पद को थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां पर जिक्र कर देता हूं। लाभ का पद, लाभ का पद, लाभ का पद होता है आपको लोकसभा का मेंबर, ठीक है, या कहीं के सीएम है आप, या आप राज्यपाल है, ये सब जो होता है ना, ये आपको लाभ के पद पर नहीं आता है, ध्यान दिया होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें अब होंगे और योग्यता में क्या होना चाहिए, 50 प्रस्तावक कम से कम होना चाहिए। अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं तो आपके लोकसभा से और राज्यसभा से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना आवश्यक है, समझ गए। और 15,000 रुपया जमा किया जाता है। अब देखिए ये जो 15,000 रुपया है इसका एक रूल होता है। इफ दैट अगर चुनाव आप जीत जाते हैं, चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति बन गए, तो 15,000 रुपया वापस हो जाएगा। हार भी जाते हैं, सेकंड पोजीशन पे हैं, आपको 1/6 बहुमत, जितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है उसका 1/6% से अधिक भाग से अधिक आया है, तो आपके पैसा वापस कर दिया जाता है। अगर आपको 1/6 से कम वोट परसेंट आया है, यानी वोट भाग आया है, तो उसमें समय ये पैसा आपको वापस नहीं होता है। ठीक है, निर्वाचन संबंधी कुछ भी, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसी का संदेह है, कुछ भी, तो इस सभी का मामला जो होगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 59 कहता है शर्त, राष्ट्रपति के कार्यालय, राष्ट्रपति के क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, उनको क्या क्या करना होगा, इस सभी के बारे में, कार्यालय में क्या क्या उनको सुविधाएं हैं, गाड़ी दी जाएगी, फोन कॉल की सुविधाएं, बॉडीगार्ड की, इस सभी चीजें के 59 में बताया गया। आर्टिकल 59 ये कोई खास नहीं है, ऐसे ही मैं लिख दिया। ठीक है, आर्टिकल 60 जो होता है, आर्टिकल 60 में शपथ जो होता है बारे में जिक्र है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको लगभग बीपीएससी के 1-2 साल पर इसको रिपीट कर ही देता है। तो आर्टिकल जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं किस आर्टिकल के तहत, तो 60। ठीक है, आर्टिकल
60 में बताया गया है कि शपथ कौन दिलवाएगा राष्ट्रपति को? बताइए, राष्ट्रपति का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। अगर सपोज दैट वो न रहते हैं या बीमार पड़ गए हैं, कुछ हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो आपको राष्ट्रपति के शपथ दिलवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 कहता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए, ये महाभियोग जो टर्म होता है, बच्चे फंस जाते हैं। महाभियोग जो टर्म का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया में होती है, बाकी और किसी में रिमूवल ऑफ बोला जाता है। ठीक है, महाभियोग का शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के क्रम में किया जाता है उनके पद से। ठीक है, उसका जिक्र 61 में। ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति को, तो हमेशा याद रखिएगा 61। ठीक है, इसमें कारण क्या होगा, और दिवालिया इस सब कारण राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने में नहीं होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के मुख्य कारण आपको संविधान का उल्लंघन है, अदर और कोई कारण से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, मानसिक संतुलन में इस सभी को महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाया जा सकता है, केवल संविधान के अगर उल्लंघन है तो महाभियोग लगाया जाता है। देखिए, अब महाभियोग कैसे होगा? महाभियोग की शुरुआत लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन से किया जा सकता है। ये नहीं है कि पहले लोकसभा से होगा या पहले राज्यसभा से होगा, किसी भी सदन से इसको शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन इससे महाभियोग को प्रक्रिया शुरू करने से पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। उसके बारे में उनको पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ जो हो रहा है, अब महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसलिए 14 दिन पूर्व नोटिस राष्ट्रपति को मिलना चाहिए। ठीक है, अब अगर लोकसभा में प्रस्तुत होता है तो ये ध्यान देना है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो तो इसका पूर्ण बहुमत से पास होना जरूरी है, अर्थात 2/3 से इसको पास कराया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति है, एकमात्र राष्ट्रपति जिनके खिलाफ अभी तक महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई थी, बट क्या हुआ कि वो तो फेल हो गया, पास नहीं हो पाया। उस राष्ट्रपति का नाम आपको पता है? उस राष्ट्रपति का नाम नीलम संजीवा रेड्डी है। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। ये कब चूज हुए थे? 1977 में वो बने थे ऐसे। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, नीलम संजीवा रेड्डी का भी जिक्र हुआ तो मैं बता दूं कि एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध मतलब कोई प्रतिद्वंदी इनका नहीं था। वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग में, मैं बोला जितने भी वीवीआई टॉप मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड तथ्य मैं उसको रख दिया हूं। ठीक है, ये पास नहीं हो पाया था। अब देखिए, अगर क्या होता है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किसी महाभियोग लग जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, और एक नियम है कि 6 माह के अंदर ही चुनाव हो जाना चाहिए। समझ गए? अगर आप कहेंगे, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न रहने पर क्या होगा? उपराष्ट्रपति अगर नहीं रहेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। समझ गए? अब अगर इफ दैट ये भी होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी कुछ हो गया, वो भी नहीं हो, तो उस समय आपको उनका कार्य, राष्ट्रपति का कार्य, जो वरिष्ठ सीनियर जज होंगे वो काम, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज, वो कार्य राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे। समझ गए? और 6 माह के अंदर इलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति का शक्तियां क्या है, उनका पावर क्या है, उनके बारे में हम लोग संक्षिप्त आपको जानकारी देते हैं। ठीक है, इस संसद का बुलाना और सत्रवासन, संसद को चालू करना, जैसे 3 सत्र होता है, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन और वित्तीय सत्र, तो इस तीनों सत्र को सत्रवास बुलाना और खत्म करना कार्य किसका होता है, किसके हाथ में होता है? राष्ट्रपति के हाथ में। समझिए? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति बड़े पद का, अगर बड़े दल, किसी बड़े दल का आ गया तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराएगा? पूर्ण बहुमत में आते हैं तो राष्ट्रपति ही कराते हैं। ठीक है, तीसरा, लोकसभा को भंग करना। इफ दैट लोकसभा अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसको भंग करने के अधिकार किसको है?
आपको राष्ट्रपति को। ठीक है। चौथा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि जो जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। समझ गए आपने? फिर एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, फांसी की सजा। फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा, अदर जितने भी सजाएं हैं, उस सभी सजा को माफ केवल आपको राष्ट्रपति कर सकते हैं। जैसे उम्र कैद की सजा है, इसको राज्यपाल कम कर सकते हैं, बट फांसी की सजा केवल आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही रोका जा सकता है। समझ गए? ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फांसी की सजा कभी भी आए कि क्या राज्यपाल उसको रोक सकते हैं फांसी की सजा को? बिल्कुल नहीं। केवल राष्ट्रपति ही आपको फांसी की सजा रोकेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां आप पढ़े होंगे। राष्ट्रपति के आपातकालीन जो शक्तियां हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके बारे में मैं जब आपातकाल के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका जिक्र 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इस सब के बारे में जब पढ़ेंगे उस समय हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है। मैं विधिवत रूप से उस समय बताऊंगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्तियां, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे विवेकाधीन शक्तियां के बारे में। वो विवेकाधीन शक्तियां तब काम करती है राष्ट्रपति का, जब कोई भी पार्टी का लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार न हो, तो उस समय मोस्ट पावरफुल पर्सन पूरे देश में राष्ट्रपति हो जाता है। अब उनके हाथ में रहता है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, जिसको चाहे वो बना सकते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। एक चीज और जान जाए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। तो आज मैं क्या हुआ, अभी मैं आपको संक्षिप्त में जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमको लगा कि परीक्षा से रिलेटेड है, उसको मैं लाया हूं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग एक बार ऐसे पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। मैं आगे आप लोग कहेंगे आर्टिकल वाइज, आर्टिकल ज्यादा नहीं आता है, मैं इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वाइज डाला हूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू।